जब मेरी उम्र 45 साल थी तब मेरी शादी 28 साल के एक जवान लड़के से हुई। मेरा अपना पति मुझे छोड़कर मेरी 24 साल की बेटी से शादी कर ली। मेरा नाम रेशमा है। मैं एक गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे माता पिता ने बहुत मेहनत करके हमें पाला पोसा था। हम 4 भाई बहन थे। आज मेरे माता पिता नहीं हैं और मेरे भाई बहन अपने अपने परिवार और काम में व्यस्त हैं। बचपन में मैंने देखा था कि मेरे माता पिता कितनी मुश्किलों से हमें 2 वक्त की रोटी खिलाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि हमें भूखा सोना पड़ा। हमने बचपन से ही गरीबी देखी थी, इसीलिए हम पैसे की अहमियत जानते थे। हम 4 भाई बहनों में मैं सबसे ज्यादा होनहार थी। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और मेरे माता पिता को मुझ पर गर्व था। मेरे पिता गरीब होने के बावजूद हमारी पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं डालते थे। मैंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाला और जो पैसे बचते थे वो अपने भाई बहनों को दे देती थी। मैंने बचपन से ही ये समझ लिया था कि अगर पढ़ाई नहीं करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी नहीं होंगी तो हमारे घर की गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए मैं पढ़ाई में बहुत मन लगाती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने माता पिता और भाई बहनों की मदद करूंगी। मैं हर क्लास में फर्स्ट आती थी और स्कूल में मेरी बहुत अच्छी पहचान थी। जब मैं 18 साल की हुई तो मेरी शादी कर दी गई। मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हुई जो मुझे कई सालों से जानता था, लेकिन मैं उसे नहीं जानती थी। हमारे स्कूल में मुझसे 3 साल सीनियर एक लड़का था जिसका नाम श्याम था। उसने मेरी पर्सनालिटी देखकर मुझे पसंद किया था, लेकिन उसने कभी स्कूल के समय में मुझसे कुछ नहीं कहा था। जब मैंने स्कूल पास किया तो उसे पता चला कि मेरे माता पिता पैसे की कमी की वजह से मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला सकते। श्याम ने मेरे घर शादी का प्रस्ताव भेजा। वो एक बहुत अमीर घर का लड़का था। जब उसने ये रिश्ता भेजा तो मेरी शादी करने की इच्छा नहीं थी। मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद निकाल सकती हूँ, लेकिन अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरे पिता ने मुझसे कहा कि श्याम मुझे बहुत पहले से पसंद करता है और वो शादी के बाद मुझे पढ़ाई जारी रखने का मौका देगा। वो मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। मेरे पिता ने ये सोचकर मेरी शादी के लिए हामी भर दी कि अकेले पढ़ाई का खर्चा उठाने में मुझ पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। फिर जब श्याम और उसके पिता हमारे घर आए और शादी की तारीख तय की, उसी दिन मैंने पहली बार श्याम से बात की। मैंने उससे पूछा कि वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। वो तो बहुत अमीर है, तो वो मुझ जैसी गरीब लड़की से शादी क्यों करना चाहता है। तब श्याम ने मुझसे कहा कि शादी के बाद वो मुझे सब सच बताएगा। श्याम के साथ मेरी शादी के लिए मेरे पिता बहुत खुश थे, क्योंकि श्याम एक अमीर घर का लड़का था। उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मेरे पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में होगी। फिर मेरी और श्याम की शादी हुई। शादी के बाद मैं अपने ससुराल चली आई। ससुराल आकर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी शादी इतने अमीर घर में होगी। श्याम के परिवार में 2 भाई थे और वो अपने घर का छोटा बेटा था। शादी की पहली रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। जब श्याम कमरे में आया तो मैं बहुत बेचैन थी उससे सब कुछ जानने के लिए। जब श्याम मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मैं तुम्हें स्कूल के समय से ही पसंद करता था। जब भी तुम क्लास में फर्स्ट आती और फर्स्ट प्राइज लेने आती, तब से ही तुमने मेरे दिल में जगह बना ली थी। 90% लड़के लड़कियों की सुंदरता देखकर उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारे टैलेंट को देखकर तुम्हें प्यार किया। लेकिन स्कूल में तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया, और आज मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी कर चुका हूँ। तुम्हें पाकर मैं बहुत खुश हूँ। श्याम की ये बातें सुनकर मैंने कहा कि ये मेरी किस्मत है कि मैं इतने बड़े घर की बहू बन पाई और तुमने मुझे पसंद किया। तुम्हारी वजह से मुझे फिर से पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। श्याम मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं भी उसे पाकर बहुत खुश थी। शादी से पहले जो बातें हुई थी उनके अनुसार उसने मुझे कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। ससुराल में रहकर मैंने पढ़ाई पूरी की। ससुराल में मुझे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। मेरे ससुर और सास बहुत अच्छे लोग थे। इतने बड़े घर के होने के बावजूद उनमें कोई घमंड नहीं था और वे मुझे बहुत प्यार करते थे। श्याम ने स्कूल के बाद और पढ़ाई नहीं की थी। उसने अपने पिता और भाई के साथ ऑफिस का काम संभाल लिया था।
दूसरी ओर मैंने ससुराल में रहकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर मेरी एक बेटी हुई। हमारे दिन बहुत अच्छे चल रहे थे जब मेरी बेटी 10 साल की हुई तो मेरे ससुर का देहांत हो गया। ससुर के देहांत के 1 साल बाद मेरी सास भी चल बसी। उनके गुजरने के बाद श्याम दिल्ली चला गया क्योंकि मेरे ससुर की बेटी दिल्ली में रहती थी और श्याम ने वहाँ के ऑफिस को संभाल लिया। श्याम के दिल्ली चले जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई। तब श्याम ने मुझसे कहा कि रेशमा, तुम मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन कर लो, तब हम दोनों मिलकर ऑफिस को अच्छे से संभाल पाएंगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। श्याम की बात सुनकर मैंने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई थी। फिर हम दोनों साथ में ऑफिस जाते थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। उधर हमारी बेटी भी बड़ी हो रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक रात मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान आएगा जिसमें मैं सब कुछ खो दूंगी। उस रात श्याम ऑफिस से घर लौट रहा था। मैं उस दिन अपनी बेटी पायल के साथ थी क्योंकि पायल की तबीयत बहुत खराब थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास ही रहो। इसीलिए मैं उस दिन ऑफिस नहीं गई। रात के करीब 10 बजे मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। उन्होंने बताया कि श्याम का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही मैं तुरंत अस्पताल भागी। अस्पताल पहुंचकर मैंने डॉक्टर से कहा कि जो भी खर्चा हो करिए, लेकिन मेरे पति को बचा लीजिए। तब डॉक्टर ने मुझे बताया कि श्याम अब इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल लाने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। ये सुनकर मैं अस्पताल में बेहोश हो गई। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और डॉक्टर ने मुझे अस्पताल में भर्ती कर लिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि श्याम इस तरह मुझे और पायल को छोड़कर चला जाएगा। आज उसी की वजह से मैं इस मुकाम पर पहुंची थी। मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा था। मेरे माता पिता की हालत सुधरी थी, उनकी गरीबी दूर हुई थी, लेकिन श्याम ने मुझे इस तरह छोड़ दिया, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिसे मैंने इतनी शिद्दत से प्यार किया था वो मुझे छोड़कर जा रहा था, ये मैं सहन कर नहीं पा रही थी। पायल उस समय 13 साल की थी। श्याम के चले जाने के बाद मैं पूरी तरह से अकेली हो गई थी। मेरे माता पिता भी बूढ़े हो गए थे और कमज़ोर हो रहे थे। मैं कभी कभी अपने माता पिता और भाई बहनों से मिलने चली जाती थी। श्याम के जाने के बाद पायल भी बहुत अकेली हो गई थी। वो अपने पिता को बहुत याद करती थी। मैंने 3 महीने तक ऑफिस का कोई काम नहीं किया। मैंने सोचा कि अब ऑफिस नहीं जाऊंगी। फिर मेरे जेठ ने मुझे बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि रेशमा, श्याम के इस बिजनेस को लेकर कई सपने थे, अब उन सपनों को तुम्हें पूरा करना होगा। इस तरह हार मान लेना तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें पायल के लिए आगे बढ़ना होगा और उसका भविष्य बेहतर बनाने के लिए इस बिजनेस को संभालना होगा। जेठ की बातें सुनकर मैंने हिम्मत जुटाई। फिर मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। धीरे धीरे ऑफिस का पूरा काम का दबाव मुझ पर आ गया। मुझे मजबूरन पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और जिम्मेदारी उठानी पड़ी। श्याम के चले जाने के बाद उसके हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ा। ऑफिस की बड़ी बड़ी डील्स और मीटिंग्स सब मुझे ही संभालनी पड़ी। ऑफिस के काम के दबाव की वजह से मैं पायल को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती थी। कभी कभी मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती थी कि ऑफिस से घर लौट नहीं पाती थी। तब पायल अक्सर हमारे घर की काम वाली बाई से झगड़ा करती और कहती कि मेरी माँ के पास मेरे लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ये सारी बातें हमारी काम वाली बाई मुझे फ़ोन करके बताती थी। चूंकि बाई के साथ मेरा कई सालों का भरोसेमंद रिश्ता बन गया था, इसीलिए मैं उस पर बहुत विश्वास करती थी और वो भी घर की सारी बातें मुझे बता देती थी। श्याम के कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे जिन्हें पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की थी, लेकिन उससे पहले ही वो हमें छोड़कर चला गया। मैं चाहती थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैं पूरा करूं, क्योंकि ये श्याम का सपना था। श्याम के सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन इस बीच पायल मुझसे दूर होती जा रही थी। मुझे ये एहसास भी नहीं हुआ कि अपने पति का सपना पूरा करने की कोशिश में मैं अपनी बेटी को खुद से दूर कर रही हूँ। धीरे धीरे पायल बड़ी हुई और जब वो 20 साल की हुई तब हमारे बीच का रिश्ता इतना खराब हो गया कि वो मुझे माँ कहकर भी नहीं बुलाती थी। उसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई थी। मेरा काम का दबाव इतना ज़्यादा था कि मुझे लगभग हर दिन ऑफिस में ही रहना पड़ता था। कभी मीटिंग तो कभी बड़ी डील्स की वजह से मैं बिजी रहती थी। जब मैं घर पर नहीं रहती थी तो पायल पूरी रात बाहर रहती थी। हमारी बाई मुझे फ़ोन करके ये सब बातें बताती थी।
मैंने पायल को पूरी तरह आज़ादी दे रखी थी, ये सोचकर कि अगर मैंने उसे ज़्यादा रोक टोक की तो वो बिगड़ जाएगी। वैसे भी उसके पास उसका पिता नहीं था। पायल जो कुछ भी मांगती थी मैं उसे तुरंत दे देती थी। मैंने कभी उसे किसी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं दी। मैंने सोचा था कि मैंने अपने बचपन में जो मुसीबतें झेली है वो पायल को झेलनी ना पड़े, इसीलिए मैंने उसे रानी की तरह पालने की कोशिश की। भले ही मैं उसे समय नहीं दे पाती थी, लेकिन उसकी हर ज़रूरतें पूरी करती थी। फिर एक रात की बात है, जब मैं घर पर थी। रात के करीब 1 बजे घर की डोरबेल बजी। मैं खुद दरवाज़ा खोलने गई। दरवाज़ा खोलकर देखा कि पायल घर लौटी थी, लेकिन शराब के नशे में थी। मैंने उससे पूछा कि तुम घर पर नहीं थी, इतनी रात को घर लौट रही हो, वो भी शराब पीकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस हालत में खड़े होने की? पायल की हालत देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी अपनी बेटी इस हालत में मेरे सामने खड़ी होगी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने जवाब दिया कि तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। मैं जो चाहूंगी वही करूंगी। तुम तो इस घर की गेस्ट हो, महीने में 2-3 दिन यहाँ रहती हो। मुझे रोकने वाली तुम कौन होती हो? गेस्ट की तरह रहो और गेस्ट की तरह ही जाओ। मुझे अपनी माँ कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी ज़िंदगी से दूर रहो और मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। ये सुनकर मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और पायल को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी बाई ने मुझे रोक लिया और कहा कि मैं ऐसा ना करूं। मैंने गुस्से में बाई से कहा कि तुम पायल को मेरे सामने से हटा दो। बाई पायल को उसके कमरे में ले गई। पायल की ऐसी हालत देखकर मैं वहीं बैठकर रोने लगी और सोचने लगी कि अगर पायल के पिता जिंदा होते तो आज पायल की ये हालत ना होती। कुछ दिनों बाद मुझे किसी का फ़ोन आया। उसने कहा कि पायल रोज़ एक लड़के के साथ होटल में जाकर समय बिताती है। ये सुनकर मैं घर गई और पायल से इस बारे में पूछा। पायल ने कहा कि ये सब झूठ है, मेरे बहुत से लड़के दोस्त हैं, लेकिन कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने पायल से कहा कि मैंने तुम्हें बहुत आज़ादी दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी इज्जत और नाम खराब करोगी। मैंने तुम्हें हर चीज़ दी है, लेकिन तुमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में भूख और गरीबी देखी है, इसीलिए मैं पैसे की अहमियत जानती हूँ, लेकिन तुम्हें सब कुछ आसानी से मिला है, इसीलिए तुम्हें इसकी कदर नहीं है। तुम तो ये भी भूल गई हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। पायल ने मेरी बातों को हंसकर टालते हुए कहा कि तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। अगर तुम मेरी माँ होती तो ऑफिस में पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत ना करती। तुमने मुझे हमेशा घर पर अकेला छोड़ा, मुझे बाई ने संभाला। सिर्फ पैसे देने से कोई माँ नहीं बन जाती। तुमने मुझे सिर्फ पैसे दिए, लेकिन प्यार कभी नहीं दिया। इसी वजह से अब तुम्हें माँ कहना भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर मैंने पायल से कहा कि ठीक है, आज से तुम्हारा सारा पॉकेट मनी बंद। तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं वो चीज़ लाकर दूंगी, लेकिन तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगी। यही मेरी लास्ट वार्निंग है। पायल ने गुस्से में उंगली उठाकर कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं पैसे के बिना नहीं रह सकती। तुम मेरा पॉकेट मनी बंद नहीं कर सकती। मैंने पायल को जवाब दिया कि अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो मैं तुम्हें एक भी रुपए नहीं दूंगी। और हाँ, आज से तुम अपना काम खुद करोगी। तुम्हें जो खाना होगा खुद बनाओगी। बाई तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। मैंने ये कहकर घर छोड़ दिया और ऑफिस चली गई। रास्ते में पायल की हर बात मेरे दिमाग में घूम रही थी और मेरा दिल दर्द से टूट रहा था। उसी दिन मैंने ठान लिया कि चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, मैं हर दिन पायल के लिए समय निकालूंगी। उस रात जब मैं ऑफिस से घर लौटी तो मैंने पायल से बात करके नॉर्मल होने की कोशिश की। फिर मैंने धीरे धीरे पायल को वक्त देना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि पायल मेरे साथ नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी। उस दिन मैं भी पायल के साथ सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रही थी। उसी समय मेरी कमर में दर्द हो गया। पायल मुझे पकड़कर मेरे बेडरूम में ले गई और समझाते हुए बोली कि माँ देखो, तुम्हारी उम्र हो गई है, इस तरह अपनी मर्जी से उल्टा सीधा एक्सरसाइज मत किया करो। एक ट्रेनर घर पर रख लो, वो तुम्हें सही तरीके से एक्सरसाइज करवाएगा। तुम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालो कि तुम्हें एक ट्रेनर चाहिए, फिर देखो कितने ट्रेनर यहाँ आने के लिए लाइन लगा देंगे। पायल की ये बात सुनकर और उसके प्यार को देखकर मेरा दिल भर गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पायल मेरे लिए इतना सोचती है। धीरे धीरे मुझे यकीन होने लगा कि पायल समझ गई है कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैं उसकी बात मान गई और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल दी कि मुझे एक ट्रेनर चाहिए। उस पोस्ट को आधे घंटे बाद ही एक ट्रेनर हमारे घर आने के लिए सहमति दे दी। अगले दिन सुबह मैं उस ट्रेनर का इंतजार कर रही थी। फिर देखा कि वो ट्रेनर आ गया
उस ट्रेनर की उम्र करीब 28 साल थी और वो बहुत सुंदर और हैंडसम था। हमारे इस ट्रेनर का नाम अतुल था। जब अतुल हर दिन हमारे घर आने लगा तो वो धीरे धीरे हमारे घर का सदस्य जैसा बन गया। लेकिन पता नहीं क्यों पायल को अतुल बिल्कुल पसंद नहीं था। जब मैं सुबह अतुल के साथ एक्सरसाइज करती तो पायल नहीं आती थी। एक दिन उसने मुझसे कहा कि अतुल उसे पसंद नहीं है। मैंने पायल से पूछा कि उसे अतुल पसंद क्यों नहीं है। उसने जवाब दिया कि उसे ऐसा लगता है कि अतुल मुझे छुपकर देखता है और शायद उसके मन में मेरे लिए कुछ फीलिंग्स है। मैंने तब पायल से कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो। अतुल की उम्र 28 साल है, मेरी उम्र 45 साल है। वो मुझसे इतना छोटा है, वो मुझे उस नज़र से क्यों देखेगा। तुम्हारा ये सोचना गलत है। लेकिन मैं पायल को किसी भी तरह से समझा नहीं पाई। इस बीच मेरी और अतुल की अच्छी दोस्ती हो गई। भले ही वो 28 साल का था लेकिन वो 40 साल के आदमी जैसा व्यवहार करता था। जब मैंने अतुल से पायल के बारे में बात की तो उसने मुझसे कहा कि मैं पायल के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करूं। अतुल ने कहा कि अगर तुम मुझे पायल के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करने दोगी तो पायल मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगेगी। जब मैंने अतुल से कहा कि पायल उसे पसंद नहीं करती तो अतुल ने जवाब दिया कि धीरे धीरे पायल मुझे पसंद करेगी और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैंने तब अतुल से पूछा कि तुम्हारा मतलब क्या है। मैं समझ नहीं पाई। अचानक अतुल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंने तुरंत उसका हाथ छुड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की। मैं तुमसे फ्री होकर बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हद पार करोगे। अतुल ने कहा कि मैंने कोई हद पार नहीं की है। मैं इस बारे में पायल से बात करूंगा। अगर मैं पायल को राजी कर लूं तब भी क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। मैं पायल का अच्छा पिता बनकर दिखाऊंगा। मैं पायल को पिता का प्यार देना चाहता हूँ। मैं उसके सिर पर एक छत बनाना चाहता हूँ। क्या तुम ये नहीं चाहती। अतुल की मीठी मीठी बातें सुनकर मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे पीछे इतनी बड़ी योजना बना रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे मेरी बेटी मुझसे दूर हो जाए। इतना कहकर मैं सिर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन अतुल हमारे घर नहीं आया। मैंने भी गुस्से में उसे फ़ोन करके नहीं बुलाया। फिर शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटी तो मैंने देखा कि पायल और अतुल हंसते हुए बैठकर बातें कर रहे थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि पायल को तो अतुल से बात करना भी पसंद नहीं था। पायल मेरी तरफ बढ़ी, मेरे गाल पर एक किस करते हुए बोली कि माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इतने दिनों बाद पापा जैसा कोई अपने पास मिला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अतुल से शादी करो। मैं ये शादी करवाऊंगी। पायल की बात सुनकर मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो। मुझे यकीन था कि तुम कभी भी मेरी और अतुल की शादी के लिए राजी नहीं होंगी। जब मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो पायल मेरे हाथ पैर पकड़कर मुझे मनाने लगी और कहने लगी कि माँ, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती। अतुल पापा जैसा कोई तुम्हें इतना प्यार नहीं कर सकता। तुम कब तक अकेली रहोगी। क्या तुम हमेशा अकेली रहोगी। मैंने पायल का हाथ पकड़कर कहा कि जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं होगा। अतुल मुझसे बहुत छोटा है, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, समाज क्या कहेगा। पायल ने कहा कि माँ, समाज क्या कहता है इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें अतुल पापा से शादी करनी ही होगी। पापा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि तुम भी कहीं ना कहीं उन्हें पसंद करती हो लेकिन कह नहीं पा रही हो। पायल की बात सुनकर मैंने सिर झुका लिया। तभी अतुल मेरे पास आया और बोला कि मैंने पायल को मना लिया है, अब तुम भी मुझसे शादी के लिए हाँ कर दो। वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे मन ही मन पसंद करती हो लेकिन कहने से डरती हो। अतुल और पायल की बातों के बाद आखिरकार मैंने शादी के लिए हाँ कह दिया। पता नहीं क्यों लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी लगने लगा था कि शायद मैं अतुल को मन ही मन पसंद करने लगी हूँ। यही वजह थी कि मैं इस शादी के लिए तैयार हो गई। फिर पायल की खुशी के लिए मैंने 2 दिन बाद ही अतुल से शादी कर ली। शादी की रात हमारी सुहाग रात थी। जब अतुल मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था तो मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैंने ये शादी सिर्फ पायल की खुशी के लिए की है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। अतुल ने मेरी बात मान ली और मुझ पर कोई जोर नहीं डाला। चूंकि वो गांव का रहने वाला था इसीलिए शहर में किराए के मकान में रहता था। शादी से पहले मैंने अतुल से कहा था कि उसे मेरे और पायल के साथ हमारे घर पर ही रहना होगा। इस पर अतुल को कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
हमारा समय अच्छे से कट रहा था। मैं भी धीरे धीरे अतुल को पसंद करने लगी थी और उस पर भरोसा करने लगी थी। अतुल पायल को बहुत प्यार करता था। वो सारा दिन पायल के साथ समय बिताता और उसे बाहर घुमाने ले जाता। पायल अतुल के साथ बहुत खुश थी और उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी। मेरे ऑफिस जाने के बाद अतुल सारा दिन घर पर रहता। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया। हम तीनों बहुत खुश थे और हमारा समय अच्छे से बीत रहा था। एक रात अतुल ने मुझसे कहा कि उसे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने उससे पूछा कि वो इतने पैसे का क्या करेगा। उसने बताया कि वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। मैंने उससे कहा कि मैं तो पहले से ही कमाकर घर चला रही हूँ, फिर तुम्हें नया बिजनेस शुरू करने की क्या ज़रूरत है। अतुल ने कहा कि तुम्हारी कमाई करने और घर चलाने से मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ। अगर तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो तो मैं बाद में तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगा। मैं भी तुम्हारे और पायल के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अतुल की बात सुनकर मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि तुम खुद को छोटा क्यों समझ रहे हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें बिजनेस के लिए 1 लाख रुपए उधार दूंगी। बाद में तुम मुझे ये पैसे लौटा देना। उस दिन पहली बार मैंने अतुल के सामने लॉकर की चाबी निकाली। लॉकर खोलकर मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए। उस लॉकर में कुल 8 लाख रुपए नगद थे। अतुल खड़ा होकर देख रहा था कि मैं चाबी कहाँ रख रही हूँ। क्योंकि मैं उस पर भरोसा करती थी, इसीलिए मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि वो मुझे इस तरह धोखा देगा। उस रात मैं अतुल के साथ अपने कमरे में सोने चली गई। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो देखा कि अतुल बिस्तर पर नहीं था। मैंने सोचा कि शायद वो बाथरूम में होगा। कमरे से बाहर आकर जब मैं पायल के कमरे में गई तो देखा कि पायल भी वहाँ नहीं थी। मैंने सोचा कि शायद पिता और बेटी एक्सरसाइज कर रहे होंगे। जब मैंने गार्डन में जाकर देखा तो वहाँ भी कोई नहीं था। पूरे घर में ढूंढने के बाद भी जब वे दोनों नहीं मिले तो मैंने पायल को फ़ोन किया। फ़ोन पर जब मैंने पायल से पूछा कि वो और उसके पिता कहाँ हैं, तो पायल ने ज़ोर से हंसते हुए कहा कि मैंने अतुल से शादी कर ली है। मैंने पापा को अपना पति बना लिया है। पायल की बात सुनकर मैंने कहा कि तू ये क्या बकवास कर रही है। मजाक की भी एक हद होती है। पायल ने कहा कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने अतुल से शादी कर ली है और हम उस घर को छोड़कर चले गए हैं। अब तुम उस घर में अकेले रहो। मैंने पायल से कहा कि तू मेरे साथ मजाक कर रही है ना। पायल, मेरे साथ ऐसा मजाक मत कर। मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। तू जहाँ भी है घर वापस आ जा। फिर पायल गुस्से में कहने लगी कि मैंने कहा ना, मैं उस घर में कभी वापस नहीं आऊंगी। मैंने अतुल से शादी कर ली है और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ और तुम भी अपनी जिंदगी में खुश रहो। इतना कहकर पायल ने फोन काट दिया। उसके बाद मैंने उसे कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। जब मैंने अतुल को फ़ोन किया तो उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ था। मैंने उन्हें ढूंढने की कोशिश बहुत की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। उस घटना को आज 7 दिन हो गए थे, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया था। उनके जाने के बाद मैं एक जिंदा लाश बन गई थी। जिस दिन पायल और अतुल घर छोड़कर गए, उस दिन मैंने अपना लॉकर खोलकर देखा तो उसमें से सारे पैसे और गहने गायब थे। लॉकर की चाबी मैंने कहाँ रखी थी ये सिर्फ अतुल जानता था। तभी मुझे समझ में आ गया कि अतुल ने मेरे लॉकर से पैसे और गहने चुरा लिए थे। मैंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया था और समझ नहीं पा रही थी कि पायल ने ऐसा क्यों किया। मैंने सोचा था कि थाने जाकर पायल के खिलाफ गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराऊं, लेकिन फिर सोचा कि शायद वो खुद मेरे पास वापस आ जाएगी। इस तरह मैं हर दिन दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार करती रही, सोचती कि शायद आज पायल घर वापस आ जाएगी। इस तरह 1 महीना बीत गया, लेकिन पायल वापस नहीं आई। एक दिन मैंने देखा कि गार्डन का दरवाजा खुला और कोई घर की तरफ आ रहा है। जब वो करीब आया तो देखा कि वो पायल थी, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। पायल को देखकर मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। पायल ने मुझे भी गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। मैं उसे घर के अंदर ले गई, उसे सीने से लगाकर खूब रोई। मैंने कहा कि तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। फिर मैंने उसे साफ सुथरा किया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसने मुझे गले लगाकर कहा कि माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा और तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिसकी वजह से भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। जिसके बाद पायल ने मुझे सारी सच्चाई बताई। असल में पायल अतुल से प्यार करती थी। जब मैंने पायल को पॉकेट मनी और बाहर जाना बंद कर दिया था तो उसने चालाकी से अतुल को मेरे घर बुलाया। वो अतुल को एक ट्रेनर के रूप में मेरे घर लाई थी।
लेकिन वो उससे प्यार करती थी। जब मैं ऑफिस चली जाती थी तो पायल और अतुल का रिश्ता चलता था। उसके बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला। फिर पायल ने अतुल से कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। पायल का प्लान था कि अतुल मेरी शादी का भरोसा जीत कर मेरे लॉकर और पैसे की जानकारी ले ले, फिर वो अतुल से शादी कर लेगी। उसने सोचा था कि अतुल मेरे गहने और पैसे लेकर भाग जाएगा और उसके बाद वो अपनी असली प्यार अतुल के साथ जिंदगी बिताएगी। और जो उन्होंने सोचा था वही हुआ। उस रात दोनों ने लॉकर से पैसे और सोने के गहने निकालकर घर से भाग गए। फिर अतुल पायल को लेकर दूसरे शहर में गया। वहां वो दोनों एक किराए के घर में रहने लगे। 2 दिन बाद एक सुबह पायल सोकर उठी तो देखा अतुल घर में नहीं था और सोने के गहने और पैसे भी गायब थे। पायल ने जब अतुल को फोन किया तो उसका फोन स्विच ऑफ था। जब पायल को समझ में आ गया कि अतुल ने उसे धोखा देकर मेरे सोने के गहने और 8 लाख रुपए लेकर भाग गया। उस समय पायल के पास एक भी रुपया नहीं था जिससे वो मुझे फ़ोन करके ये बता सके। और चूंकि पायल ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था इसीलिए वो शर्म से मुझे फ़ोन भी नहीं कर पाई। जब अतुल ने पायल को अकेला छोड़कर भाग लिया तो पायल की बहुत बुरी हालत हो गई थी। जब पायल किराए के घर का किराया नहीं दे पाई तो मकान मालिक ने पायल की अंगूठी छीन ली और उसे मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया। ये अंगूठी मैंने पायल को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट दी थी। उस वक्त पायल के पास और कुछ नहीं था। फिर वो मजबूर होकर सड़क पर बैठकर भीख मांगने लगी। उस दिन पायल को एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को धोखा देकर कितना बड़ा अन्याय और पाप किया है। वो अपनी गलती समझ चुकी थी और उसे ये एहसास हुआ कि उसने गलत किया है। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने बहुत मुश्किल से किसी से मदद मांगी और पैसे जुटाए और आखिरकार मुझे वापस आकर मिल गई। मेरे पास वापस आने के बाद पायल ने मेरे हाथ पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और मैं समझ गई कि इस जीवन में पैसे का कितना महत्व है और माँ बाप की कितनी कीमत है। उसने समझा कि एक अजनबी को विश्वास करके उसने अपनी माँ को धोखा दिया है। ये एक बहुत बड़ी गलती थी। पायल की बात सुनने के बाद मैंने अतुल के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई क्योंकि वो मेरे 8 लाख रुपए और कई सोने के गहने लेकर भाग गया था। इसीलिए कहा जाता है कि चाहे माता पिता कितनी भी सजा दें वे कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते। हर माता पिता हमेशा अपने बच्चों का भला चाहते हैं और बच्चों का ये कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता का सम्मान करें और उन्हें प्यार दें। गलती से भी कभी किसी को पायल की तरह अपने माता पिता को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो पायल जैसी बुरी हालत हो सकती है। आज मैं और पायल एक ही घर में रहते हैं। पायल इतनी बदल चुकी है जिसे देखकर मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी पायल एक दिन इतनी जिम्मेदार बनेगी। वो अब समझ चुकी है कि इस दुनिया में केवल माता पिता ही निस्वार्थ प्यार में ही बच्चों के लिए सच्ची परवाह होती है। इसके अलावा इस दुनिया के हर इंसान के बीच कोई ना कोई स्वार्थ जरूर होता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स के उत्तर देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली सभी कहानियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचें। धन्यवाद।